बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अगुवाई में जो इस देश का संविधान बना, उस संविधान के आर्टिकल 51A में ये एक सपना देखा गया था कि जब नया भारत बनेगा तो उसे भी हम वैज्ञानिक तार्किक चेतना पर बनाएंगे, उसके लोगों में हम वैज्ञानिक चेतना भरेंगे। जब दुनिया भर में खुदाई हो रही है कि जमीन के नीचे कहां रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल्स है, मिनरल्स हैं, हमारे देश में खुदाई हो रही है कि किस इमारत के नीचे मंदिर है। कंपलसरी पेपर क्या पढ़ाया जाएगा कि ज्योतिष एक विज्ञान है। तो वैज्ञानिक लोगों आप क्या करोगे? सच सच बताना। फिर रिसर्च लैब में एक एक हवन हो और मंत्र पढ़ के बता दिया जाए कि चांद पर पानी है कि मंगल पर पानी है, उसके लिए रिसर्च करने की क्या जरूरत? गरीब के बच्चे अगर स्कूल न पहुंच पाए तो स्कूल बंद किया जाएगा। और अब तक इस देश में केवल यूपी में मैं बताऊं तो यूपी में पिछले 10 साल में हजारों स्कूल बंद कर दिए गए। ये वो किताब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसने कहा कि इंसान अगर बराबर हैं तो सबको एजुकेशन मिलेगी, सबको वोट का अधिकार मिलेगा, इंसान और इंसान बराबर हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं 75 साल बाद माथा सब कॉन्स्टिट्यूशन पर झुका रहे हैं, लेकिन अगर वोट ही लुट जाएगा, और महाराष्ट्र वालों अभी कुछ ही दिन पहले का तो आपका अनुभव है, ये हमारी जिम्मेदारी जिसका पेट भरा है, जिसके शरीर पर अच्छे कपड़े संविधान ने दिए, हमने शिक्षा संविधान के रास्ते से पाई। और इसलिए मैं एक बात कह के जा रहा हूं कि संविधान अगर खतरे में है तो उसे बचाना उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले है जिन्होंने उसका सबसे ज्यादा लाभ लिया है। और बुद्ध को पहली रोशनी में इसलिए मानता हूं क्योंकि वो ज्ञान, प्रज्ञा और करुणा की बात करते थे, लॉजिक की बात करते थे। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, लॉजिक था। बुद्ध से पूछा किसी ने कि आपका सबसे बड़ा पैगाम क्या होगा? तथागत बुद्ध ने कहा किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कहते हो तो सच मत मान लेना, किसी बहुत बड़े लोग कहते हो तो भी सच मत मान लेना, जो तुम्हें सच लगे उसे सच मानना। अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। वो तथागत बुद्ध इस संविधान में शामिल है। वैज्ञानिक लोगों के बीच में संविधान की बात कर रहे हैं हम ऐसे वक्त में जब इस देश में तर्क, ज्ञान, विज्ञान पर बात करने को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, उन्हें सम्मानित नहीं किया जा रहा है। अगर आप बुद्धि से, तर्क से सोच कर कुछ बोलेंगे तो आपकी बात शायद सुनेगा नहीं कोई। ऐसे वक्त में जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें यह समिति सम्मानित कर रही है, तर्क, विवेक और वैज्ञानिकता की बात कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अगुवाई में जो इस देश का संविधान बना, उस संविधान के आर्टिकल 51A में यह एक सपना देखा गया था कि जब नया भारत बनेगा तो उसे भी हम वैज्ञानिक तार्किक चेतना पर बनाएंगे, उसके लोगों में हम वैज्ञानिक चेतना भरेंगे। और वैज्ञानिक लोगों के बीच में मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि इस समय बहुत कुछ खतरे में है, और अगर आप समझ जाएं तो इसका जवाब दीजिएगा। यहां खड़े होकर के एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर वाकई कोई चीज खतरे में है तो वो लॉजिक खतरे में है, तर्क खतरे में है, विज्ञान ही खतरे में है।
और उसका सबूत यह है कि सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है कि जो वैज्ञानिक लोग भी नहीं खोज पाए शायद, कि गोबर में भी बहुत पौष्टिक चीजें होती हैं, इसलिए सुबह शाम थोड़ा गोबर खाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इसका जवाब वैज्ञानिकों ने क्या दिया, जनता ने क्या दिया, देश में बाकी लोगों ने क्या दिया, लेकिन कॉमन सेंस मुझे यहां से समझ में आता है कि गाय का बछड़ा भी जानता है कि गोबर खाने वाली चीज नहीं है। यह लॉजिक है। ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में खुदाई हो रही है कि जमीन के नीचे कहां रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल्स है, मिनरल्स हैं, हमारे देश में खुदाई हो रही है कि किस इमारत के नीचे मंदिर है। ऐसे वक्त में मुश्किल भरा सवाल है, लेकिन अब कम से कम आपने इतना मौका दिया और कबीर रत्न से सम्मानित किया, तो कबीर होने का मतलब यह है कि सच कहने का जोखिम उठाया जाए। साधो ऐसा जग बौराना, संत कबीर आज से 700 साल पहले कह गए कि साधो ऐसा जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। इसका हिंदी में मतलब केवल इतना है कि ये इस समाज में ऐसी मूर्खता फैल रही है। बौराना हमारे यहां भोजपुरी का शब्द, मैं यूपी का रहने वाला हूं, आजमगढ़, तो वहां बौराना आम के फल लगते हैं जब, तो यह कहा जाता है कि आम बौरा गया है। और हमारे यहां भाषा में जब यह प्रयोग हुआ तो उसका अर्थ है कि वो सनक गया है, पागल हो गया है। कबीर क्या लिख रहे हैं कि ऐसा जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, अगर आप सच कहेंगे तो आपको मारने दौड़ेगा, और झूठे जगपतियाना, और झूठ बोलेंगे तो तुरंत यकीन कर लेगा। इतने प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट कम्युनिटी के सामने खड़ा होकर मुझे लगता है कि मुझे अपनी पहली चिंता आपसे साझा करनी चाहिए कि हम अभी जब चेयरमैन साहब डीपी गोगले साहब बोल रहे थे तो उन्होंने बड़ी एक शानदार बात कही कि इस सोसाइटी का, IISS सोसाइटी का मकसद लैब को लैंड से जोड़ना है। लेबोरेटरीज में जो रिसर्च हो रहा है उसे जमीन से जोड़ना है, किसान मजदूर से जोड़, आखिरी व्यक्ति से जोड़ना है। तो फिर आपने अगर इतना हिम्मत किया है और इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए, क्योंकि आजकल तो वैज्ञानिक का फोटो आता है कि इसरो में भी कोई बड़ा प्रयोग होने वाला है, कोई लॉन्चिंग होने वाली है, तो पहले नारियल फोड़ा जाएगा। पता नहीं मतलब नासा वाले भी नारियल फोड़ते हैं कि नहीं, लेकिन सक्सेस रेट किसका ज्यादा है मुझे नहीं पता। हमारे यहां कुछ दिन पहले एक टेलीविजन पर तस्वीर आई, लाइव दिखाया टेलीविजन ने, कि इस देश के रक्षा मंत्री जब विदेश में बना हुआ, ध्यान से एक एक वाक्य को समझिएगा, भारत में नहीं बना हुआ, विदेश के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया हुआ एक जहाज आया, राफेल, पता नहीं अब नाम भूल गए सब लोग, उसका वेलकम किससे किया? नींबू और मिर्ची टांग करके। जहां बना वहां नहीं नींबू मिर्ची टांगी गई, वहां बनाया, रिसर्च किया, अच्छा जहाज बनाया, करोड़ों रुपए में आपको बेच रहा है, आप खरीद रहे हैं उससे, लेकिन यहां नींबू मिर्चा टांगते हैं। इस कंट्राडिक्शन को आप कैसे देखते हैं, यह मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम की तरह यह चीज रख के जा रहा हूं। हो सकता है सॉल्यूशन मेरे पास भी नहीं, क्योंकि मेरा एक पॉइंट यहां से लॉजिक जुड़ रहा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज में, उसका एक डिग्री कॉलेज है, वहां 14 साल प्रोफेसर था। मैं हिंदी का विद्यार्थी, हिंदी का प्रोफेसर, और मुझे अच्छा लगा कि ये इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस है। तो 14 साल में प्रोफेसर रहा, उसके पहले हमने पढ़ाई की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा। यह बात अब इसलिए बताता हूं कि जब रिजर्वेशन इस देश में लागू हो रहा था तो कहा गया कि ये जो सुपर स्पेशल जोन है, रिसर्चर्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यहां रिजर्वेशन नहीं चाहिए वरना मेरिट खत्म हो जाएगी। सही है कि गलत है? यह कहकर के रिजर्वेशन का विरोध किया गया।
कि यहां मेरिट की चिंता होनी चाहिए। आपके सामने जो शख्स बोल रहा है ये अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर ऑफ बैच रहा, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर में 100 में से 96 स्कोर रहा, उसके रिसर्च पेपर 3 चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, मेरे 9 पेपर प्रेजेंट हैं, आर्टिकल अगर बाकी सब जोड़ लीजिए तो 2 दर्जन रिसर्च बुक पब्लिश है, 14 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, और जब अपॉइंटमेंट होता है तो मेरिट नहीं देखी जाती, यह देखा जाता है कि यह बहुत सच बोलता है, यह हमारे हां में हां नहीं मिलाता, इसलिए इसको नौकरी से बाहर कर दिया जाए। यह रियलिटी है। और मेरे सामने भी एक मुश्किल थी। मेरे इंट्रोडक्शन में दोस्त ने बहुत अच्छी बात कही, जब वो अवार्ड कबीर ज्ञान रत्न अवार्ड, आधी हिम्मत तो आपने कबीर ज्ञान रत्न अवार्ड देकर करके हमारी बढ़ा दी है कि जब कबीर की बात है तो सच पूरा बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आपने एक किताब लिखी प्रोफेसर की डायरी, मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं ऑनलाइन मिलेगी, मेरी बुक है इसलिए मत पढ़िएगा। अगर वाकई इस बात की चिंता हो कि हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के भीतर क्या हो रहा है, तो कम से कम एक बार उस किताब को जरूर पढ़िएगा। लगभग 50,000 किताबें बिक चुकी हैं। मुझे खुशी है कि उसका मराठी में भी ट्रांसलेशन हुआ है, 5 लैंग्वेज में आ चुकी है, गुजराती में आने वाली है। मेरी भी कोशिश थी कि गुजरात तक पहुंच जाए। तो उसका मकसद क्या है, उसका लिंक यहां जुड़ा। जब मैं यहां डाइस पर बैठा तो हमारे एक दोस्त आए और उन्होंने कहा कि नागपुर यूनिवर्सिटी ने अपने यहां एक पेपर इंट्रोड्यूस किया है सर। उस पेपर का नाम बस मैं पढ़ देता हूं और फिर आप ये मुझे बताइएगा कि असली इस देश में खतरे में क्या है, क्योंकि टेलीविजन खोलेंगे तो खतरे में कुछ और नजर आएगा, अगर आप अखबार पढ़ेंगे तो खतरे में कुछ और नजर आएगा, और जब मैं बोल रहा हूं और अगर आप इसे समझ रहे हैं तो पता चलेगा खतरे में क्या है। कंपल्सरी सब्जेक्ट इन अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन नागपुर यूनिवर्सिटी अंडर एस्ट्रोनॉमी, नेम टॉपिक लाइज पंचजन ज्योतिष शास्त्र हैव बीन इंक्लूडेड। कंपल्सरी पेपर क्या पढ़ाया जाएगा कि ज्योतिष एक विज्ञान है। तो वैज्ञानिक लोगों आप क्या करोगे, सच सच बताना। फिर रिसर्च लैब में एक एक हवन हो और मंत्र पढ़ के बता दिया जाए कि चांद पर पानी है कि मंगल पर पानी है, उसके लिए रिसर्च करने की क्या जरूरत। क्या अब इस सवाल, इस इंट्रोडक्शन के बाद नहीं पता चलता कि खतरे में क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं हिंदी लिटरेचर का प्रोफेसर रहा, प्रोफेसर नहीं हूं, स्टूडेंट तो जिंदगी भर रहूंगा। स्टूडेंट होना कोई छीन नहीं पाएगा। लोग चाहते थे कि प्रोफेसर की नौकरी छीन लेंगे तो चुप हो जाएगा, बोलेगा नहीं, बहुत बोलता है, और वो भी ऐसी बात बोल देता है कि गोबर मत खाइए। बताइए, हम पूरी दुनिया को गोबर खिलाना चाह रहे हैं और ये करेंगे नहीं हलवा खाओ। तो मैंने अपनी किताब में एक लाइन लिखी सर कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। क्योंकि ये जो किताब हमारे बगल में रखी है, इस किताब का हमने फायदा लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस किताब के पहले सबको शिक्षा का मौका नहीं था। अब मैं अपने टॉपिक पर आ रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सेलिब्रेशन के 2 फॉर्मूले हैं। हम डॉक्टर अंबेडकर की जो भी योगदान संविधान बनाने में हो, महात्मा फूले का योगदान हो, हम उनका महिमा मंडन करें। महिमा मंडन समझ रहे हैं ना, वही जो टीवी पर बैठ करके प्रधानमंत्री का किया जाता है। और दूसरा रास्ता यह है कि हम ये चैलेंज इस कॉन्स्टिट्यूशन के सामने क्या है, हम आने वाली पीढ़ी को उससे अवेयर करें कि ये सेलिब्रेशन का दिन है या सोचने समझने का दिन है कि जिसका फायदा हमें मिला, क्या अगली आने वाली पीढ़ी को इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सरकारी स्कूल से हम पढ़े हैं आज से 25 साल 50 साल पहले, और मुझे लगता है डाइस पर जितने लोग हैं स्टेज पर और ऑडिटोरियम में, मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट एजुकेशन से पढ़ करके यहां तक पहुंचे। गवर्नमेंट एजुकेशन नॉमिनल फीस चार्ज करता था जब देश गरीब था। जब देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया तो वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करके कहता है कि ग्रेजुअली
हम इकोनॉमिक ऑटोनॉमी आपको देंगे। इंस्टीट्यूशन अब धीरे धीरे अपना फंड जनरेट खुद करेगा। और सच बताइए, क्या फीस महंगी हो रही है कि नहीं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 क्लॉज हैं और उस क्लॉज में एक क्लॉज है जो सबसे डेंजरस है, क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी। जिस इंस्टीट्यूट में वो सरकारी स्कूल पर भी इंप्लीमेंटेड है, डिग्री कॉलेजेस में भी है और यूनिवर्सिटी पर भी है। अगर स्टूडेंट कम है तो उसे या तो क्लोज कर देंगे या दूसरे इंस्टीट्यूट से मर्ज कर देंगे। गरीब के बच्चे अगर स्कूल न पहुंच पाए तो स्कूल बंद किया जाएगा। और अब तक इस देश में, केवल यूपी में मैं बताऊं तो यूपी में पिछले 10 साल में हजारों स्कूल बंद कर दिए गए। पिछली बार जब मैं इसी ऑडिटोरियम में आया था तो यहां वो भी एजुकेशन पर प्रोग्राम था और उसने बताया कि महाराष्ट्र में 52,000 का आंकड़ा है स्कूल बंद किए जाने का। अब बताइए कि देश अमीर हो रहा है तो एजुकेशन तो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, जिसके लिए महात्मा फूले और ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले दोनों ने इसी महाराष्ट्र की जमीन पर जब स्कूल खोला तो घर से निकाल दिया। और पढ़ाने जाती थी सावित्रीबाई फूले तो 2 साड़ी लेके जाना पड़ता था क्योंकि पत्थर मारा जाता था। पूड़े और भीड़े वाला की दीवारों पर एक किताब का रेफरेंस मैं ले रहा हूं, राइटर का नाम है सुनील खिलनानी और उस किताब का नाम है इनकैर्नेशन। उसमें जो चैप्टर है ज्योतिबा फूले पर, सावित्रीबाई फूले पर, उसमें वो स्केचेस बने हुए हैं कि वो कैसे 2 साड़ी लेकर जाती थी और वहां पे दीवारों पर पोस्टर लगा हुआ था कि ये एंटी रिलीजियस लोग हैं, ये कह रहे हैं कि अनटचेबल जो है वो एजुकेशन पाएंगे। हमारे यहां तो ये नहीं था, हमारे यहां तो कास्ट सिस्टम था, मुखस्य जायते ब्राह्मण, जो वर्ण सिस्टम है उससे डिसाइड होता था कि एजुकेशन सबको मिलेगी कि नहीं। ये वो किताब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसने कहा कि इंसान अगर बराबर हैं तो सबको एजुकेशन मिलेगी, सबको वोट का अधिकार मिलेगा, इंसान और इंसान बराबर होंगे। इसलिए मेरे लिए आज इस देश की सबसे बड़ी कोई किताब है तो भारत का संविधान। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी बेशुमार मुश्किलों का समाधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं। तो मेरी गुजारिश है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक बात कहते थे जो मुझे बहुत प्यारी लगती थी कि नायक पूजा नहीं होनी चाहिए किसी को। वो अपने भी पूजने के खिलाफ थे, हालांकि आजकल कुछ लोग अंबेडकर को भी पूज रहे हैं और नागपुर में भी इस बात की चर्चा जोरों से है कि कुछ दिन बाद नागपुर के एक बड़े केंद्र में उनकी मूर्ति बनेगी, बड़ी सी माला पहनाई जाएगी, लेकिन उनके विचारों पर ताला पहनाया जाएगा। अब मैं इससे ज्यादा, चूंकि एकेडमिक लोग हैं, सब नौकरी में है, मैं सबकी नौकरी को क्यों जोखिम में डालूं, लेकिन बात जो कहनी है वो मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन 75 ईयर हो गया, अब वो एजुकेशन आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा रहा है या उससे एजुकेशन छीन रहा है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ग्रेडेड ऑटोनॉमी का मतलब क्या है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर चुकी है। फॉरेन के कैंपसेस खुलेंगे, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, वो कैंपसेस इंडिया में खुलेंगे और इंडिया के कैंपस में क्या होगा? एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाएगी और ज्योतिष पढ़ाया जाएगा। दुनिया के दूसरे किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा जरा बताओ? ये कौन सा कंट्राडिक्शन है? अब उस कंट्राडिक्शन को आप जरा स्कूल लेवल से समझ लीजिए। हमारे घर से बच्चा जब पहली बार नर्सरी स्कूल में एडमिशन लेने जाता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास तक पढ़ाई करता है, तो उस बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सूर्य एक ग्रह है, चंद्र ग्रहण लगने का वजह क्या है, वो तीनों जब एक रेखा में आ जाते हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतने किलोमीटर है, सूर्य की एनर्जी इतनी ज्यादा है, वहां पर कैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो एनर्जी क्रिएट होती है, और घर में आता है तो क्या होता है? तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है क्योंकि शनि ग्रह ठीक नहीं है। बच्चा स्कूल में क्या पढ़ा? लॉजिक, साइंस, और घर में क्या पढ़ रहा है? अब आप इस कंट्राडिक्शन को अगर डील नहीं कर रहे तो फिर आप अपने इंस्टीट्यूशन को कितने दिन तक बचा पाएंगे? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। सोसाइटी अगर उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर, मैं आपको गूगल करके बताऊं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत चलती है, जिसमें यूनिवर्सिटी का कोई रिलीजन नहीं होता।
उसका नाम ही है यूनिवर्स से बना हुआ, यानी वैश्विक ज्ञान विज्ञान का केंद्र। तो यूनिवर्सिटी में एक धर्म का कार्यक्रम क्यों होगा? और देश का आज कोई यूनिवर्सिटी बता दीजिए जिसमें एक धर्म का कार्यक्रम को छोड़ के कुछ और हो रहा हो। मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे पहले जो नागपुर यूनिवर्सिटी में ये इंट्रोड्यूस किया गया, वो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस हो चुका है। एक पूरा सेंटर खुला जिसका नाम है हिंदू अध्ययन केंद्र। बौद्ध अध्ययन केंद्र है, हिंदू अध्ययन केंद्र खुल गया है। मुझे खुशी है, मुझे इससे कोई विरोध नहीं है। हिंदू अध्ययन केंद्र खुले, उसमें मनुस्मृति पढ़ाई जाए। आपने गूगल करके पढ़ा कि नहीं? दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने लॉ के कोर्स में मनुस्मृति को एज ए रेफरेंस इंट्रोड्यूस कर रही थी। वहां बहुत विरोध हुआ, फिर वो रुक गया। मैं चाहता हूं कि मनुस्मृति पढ़ाया जाए, लेकिन उस कोर्स में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी भी पढ़ाई जाए। पढ़ने से हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन सब पढ़ाया जाए तब बात है। क्या यह खतरा कॉन्स्टिट्यूशन पर है कि नहीं? यूनिवर्सिटी को एक आइडियोलॉजी का अड्डा बनाया जा रहा है। आप प्रोफेसर हैं, अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं जिससे सोसाइटी को दिक्कत नहीं है, तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। अभी एक हमारे सबसे सीनियर फेलो को अवार्ड दिया जा रहा था, तो इंट्रोडक्शन में बोला गया कि इनका प्रमोशन रुक गया, लेकिन इन्होंने रिसर्च रोका नहीं। कितने लोग ऐसा जोखिम उठाने के लिए तैयार है? सर, अब तो प्रमोशन जरूरी हो गया, रिसर्च तो अगली पीढ़ी कर लेगी। am I राइट और रॉन्ग? कुछ चीजें हमें थोड़ा सा समझनी होगी। मैं खड़ा होकर के किसी और को क्रिटिसाइज करूं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि कहां हमसे चूक हो रही है। सोसाइटी पीछे जा रही है सर। सोसाइटी पर रोज टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है कि धर्म खतरे में है, मस्जिद के नीचे से मंदिर खोदना है। अब आपका रिसर्च कितना दिन बचेगा? इसलिए मैं इस लॉजिक को लेकर के आपके सामने रखना चाह रहा हूं। गोखले साहब खड़े हो रहे थे, उन्होंने कहा कि बिल्ली रास्ता काट दे, तो आज भी लोग डर के रुक तो जरूर जाते हैं। मैं कई बार सोचता हूं बिल्लियों को यह बात पता भी नहीं कि वो इतनी अशुभ है, क्योंकि बाकी दुनिया की बिल्लियों को रास्ता काटते हुए कुछ भी नहीं होता। मैं तो केवल सोचता हूं कि सारा ज्ञान विज्ञान धर्म के नाम पर जो था वो केवल भारत में है, और सारा रिसर्च जो सबसे ज्यादा है वो कहां हो रहा है। अब इससे ज्यादा बोलने पर देखिए समय खराब है, इसलिए इशारे में बात बोलते हैं। लेकिन कहना यह है कि अगर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट को बचाना चाहते हैं, लॉजिक को बचाना पड़ेगा। और लॉजिक को बचाने के लिए मैं एक रेफरेंस दे दूं, आखिरी के 10 मिनट मेरे पास बचे हैं, उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। महात्मा फूले ने एक किताब लिखी। मैं प्रोफेसर नहीं हूं, लेकिन रेफरेंस के साथ ही बात करूंगा। अगर बिना रेफरेंस के अगर आपको बात करना है तो आपको कम से कम प्रधानमंत्री होना होता है। आप तब बोल सकते हैं कि सिकंदर ने पोरस से क्या लड़ाई लड़ी थी, गुरु नानक, विवेकानंद और कबीर एक साथ बैठ करके बात किया करते थे। ये सब आप तब बोल सकते हैं जब आपका ओहदा बड़ा हो। अगर हमारा ओहदा छोटा है तो हम झूठ बोलने की सहूलियत हमारे पास नहीं है। लॉजिक कहता है कि फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात होनी चाहिए। फैक्ट्स ये है कि ज्योतिबा फूले की किताब है जिसका नाम है तृतीय रत्न, कभी मिले तो पढ़िएगा। कंपाइल उनका पूरा वर्क पब्लिश हो गया है हर लैंग्वेज में, और गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है। इसलिए मैं वो रेफरेंस लूंगा तो कम से कम मुकदमा मेरे ऊपर नहीं होगा, महात्मा फूले के ऊपर होगा, क्योंकि लिखा तो उन्होंने है। तृतीय रत्न में महात्मा फूले लिखते हैं कि एक आदमी बहुत परेशान हुआ, तो वो किसी के पास गया, और जिसके पास गया वो आप समझ जाएंगे कौन है, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उन्होंने ये दावा किया था कि हम धरती पर भगवान के अवतार हैं। तो तृतीय रत्न नाटक में महात्मा फूले लिखते हैं कि जब वो आदमी गया और उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, तो उसने कहा कि आपका ग्रह दशा ठीक नहीं है। और गोखले साहब ने इंट्रोडक्शन वहीं से दिया था, मैं इसलिए रेफरेंस आपको बस दे रहा हूं। उसने कहा कैसे, तो कहा शनि ठीक जगह पर नहीं है। हालांकि शनि को पता नहीं, मतलब भारत में कितनी शादियां टूट गई कि किसी का मंगल ग्रह ठीक था कि नहीं, और मंगल को यह बात पता नहीं है। हमारे देश में यह होता है, और इसे एक परंपरा के नाम पर सेलिब्रेट करते हैं। मैं आपसे एक लॉजिक दे के जाऊं कि अगर हिंदू होना एक धर्म है तो फिर कबीर कौन थे? सवाल है मेरा। कबीर क्या थे? कबीर हिंदू थे कि नहीं थे, मैं जानना चाह रहा हूं। और कबीर पर कोर्स में मेरे सिलेबस में यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, और कबीर पूछते हैं कि तुम कद बाबन हम कद सूद, हम कद लोहू तुम कद दूध, एक बूंद ते सदबुत पन्ना, कौन बाबन कौन सूदा। हमने नहीं लिखा है, कबीर ने लिखा है। और कबीर इंट्रोडक्शन यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है।
जो तू बावन बाबनी जाया, आन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, भीतर खतना क्यों न कराया, अरे इंदौन रान पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। कबीर ने लिखा है, एक एक चीज एक्सप्लेन की है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस में है, इक्वलिटी। और आपने कास्ट सिस्टम बना करके, हायरार्की बना करके एक डिवीजन पैदा कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद था जोड़ना। इसलिए मैं कबीर को रेफरेंस में ले रहा हूं। वो आदमी बोलता है कि शनि ठीक जगह पे नहीं है। उसने कहा कैसे होगा, तो कहा एक वही काम कराना होगा, हवन 10,000 रुपया लगेगा। कहे पैसा तो नहीं है। कहा चलो अच्छा तुम्हारे लिए 50% डिस्काउंट 5,000 में करा देंगे। और मैं रेफरेंस के साथ बोल रहा हूं। नाटक का नाम है तृतीय रत्न। लॉजिक कहां खतरे में आप समझिएगा। वो कहा इतना पैसा भी नहीं है, तो कहा अच्छा 1,000 दे दो, तो मैं जो है मंत्र दे के जा रहा हूं, जाप करते रहना, कल्याण हो जाएगा। उसने कहा कि भाई मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। उस आदमी ने यूं जेब निकाला बाहर। दूसरा आदमी सामने खड़ा होकर बोला कि जब तेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह लॉजिक था ज्योतिबा फूले के पास, यह लॉजिक था डॉक्टर अंबेडकर के पास, लॉजिक था कबीर के पास, और सारा लॉजिक मिलाकर संविधान बनाया गया। और 75 साल बाद हमारा देश कहां जा रहा है। एक बाबा का हमने देखा कि उसके पास एक आदमी गया, कहा पत्थरी है, तो उसने आंख बंद किया, हवा में मंत्र पढ़ के ऑपरेशन किया, कहा देखो पत्थरी, का गायब, बाबा की जय हो। यहां पहुंच गया हमारा देश। अब आप क्या रिसर्च करेंगे लैब में, वहां रिसर्च हो गई। और दिक्कत यह नहीं है कि पहले फ्रिंज एलिमेंट ये सब बोला करते थे, पहले भी थे, अब उसे इंस्टीट्यूशन में इंट्रोड्यूस करके बड़े बड़े ओहदे पर बैठाया जा रहा है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में ये काम करिए। और जो SC ST OBC एम्प्लॉई हैं वो अगर बोलेंगे तो उनके ऊपर चार कमेटी बिठा दीजिए, उनका प्रमोशन रोक दीजिए, उनको इतना परेशान करिए कि सब हाँ में हाँ मिलाने लगे। ये मैं एक बात जो मुझे कहनी थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं कहना चाह रहा था। आखिरी में 2-3 चीजें संविधान की। संविधान शुरू कहां से होता है। इस देश में एक संविधान सभा बनी जब 2 साल 11 महीने 18 दिन, और आज तारीख है 30 नवंबर। आज से ठीक 5 दिन पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक सबसे शानदार स्पीच दी थी। और पढ़ना चाहिए हर एक व्यक्ति को। 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर की स्पीच पढ़नी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर उस स्पीच में बहुत सारी बातें कहते हैं कि मुझे खतरा है, डर है, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने अच्छा बना दिया, अगर इसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो कॉन्स्टिट्यूशन कागज का पुलिंदा रह जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 75 साल बाद माथा सब कॉन्स्टिट्यूशन पर झुका रहे हैं, लेकिन अगर वोट ही लुट जाएगा, और महाराष्ट्र वालों अभी कुछ ही दिन पहले का तो आपका अनुभव है, अब उससे ज्यादा क्या बोलूं। किसी को पता ही नहीं लग रहा था कि ऐसी आंधी चलने वाली। अब समझदार को इशारा काफी, वोट कहीं दे रहे हैं। अब मैं वो ले आना चाह रहा हूं जहां बाबा साहब ने कहा था कि हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दे दिया, पॉलिटिकल इक्वलिटी। लेकिन पॉलिटिकल इक्वलिटी तभी सक्सेसफुल होगी जब सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी आएगी। और हमारा देश कहां पहुंच गया, 2024 में 25 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जी रहे हैं। 100 अरबपतियों की सूची जो बन रही है उसमें एक भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, एक अपवाद में शेड्यूल्ड कास्ट है, तो 0.5% में OBC है। बाकी अरबपति कौन है आप भी जानते हैं, और 5 किलो अनाज पर कौन गुजारा कर रहा है आपको अच्छे से पता है। हमारा देश इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी में यहां पहुंच गया। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है 1% पॉपुलेशन के पास 73% रिसोर्सेज कब्जा है, और 3% रिसोर्स पर 50% पॉपुलेशन गुजारा कर रही है। क्या ये इकोनॉमिकल इक्वलिटी है? क्या ये संविधान का जश्न मनाने का समय है? और मैंने क्यों ये बात कही थी कि जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि साहब हमने इसका फायदा लिया है। अगली पीढ़ी को हो सकता है एजुकेशन ही ना मिले, वो तो पैदा हो, एक हवन हो, तुरंत उनका पता चल जाए क्या बनोगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में तो कुछ बचेगा नहीं। तो जिम्मेदारी बचाने की किसको है? और उसके लिए मैं कह रहा हूं हाकिम शहर किसी बात पर क्यों गौर करे। इशारा मेरा समझ जाए तो यह आखिरी में आपके लिए मैसेज देकर जा रहा हूं। हाकिम शहर क्यों किसी बात पर
गौर करे, उसकी मर्जी है जिसे चाहे उसे ठौर करे, सोचते सब हैं जरूरी है बगावत, लेकिन चाहते ये हैं कि आगाज कोई और करे। आज कोई नहीं चाहता कि डॉक्टर अंबेडकर उनके घर में पैदा हो जाए, क्योंकि हम प्रोफेसर हो गए तो हमारा बच्चा उस सरकारी स्कूल में तो कभी नहीं पढ़ेगा, हमारा भी होगा तो नहीं पढ़ेगा। और बचाने के लिए हम सरकारी स्कूल छोड़ रहे गरीबों के लिए। आज कोई ज्योतिबा फूले होने को तैयार ही नहीं। हम तो साहब इसलिए थोड़ा सा हिम्मत जुटा रहे हैं क्योंकि हमने नौकरी कुर्बान की है इसके लिए। बचा सकते थे नौकरी, बड़ा आसान था मेरे लिए, केवल चुप होना था। मैं भी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर होता, और सर मैं 14 ईयर पर पढ़ा चुका हूं, मेरे एपीआई में 300 के ऊपर हैं, तो मैं प्रोफेसर होने वाला होता, फिर किसी कमेटी में होता, फॉरेन जाता, ट्रिप करता। प्रोफेसर होना भी जरूरी है, इसका अर्थ ये ना लीजिएगा कि हमारे प्रोफेसर न रहें। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम वाइस चांसलर किसको बनाएंगे फिर? इसलिए प्रोफेसर भी चाहिए हमें, लेकिन वो प्रोफेसर नहीं चाहिए जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर मिलिंद कॉलेज छोड़कर गए। तो आज पूछने वाला कोई नहीं है कि मिलिंद कॉलेज कहां है। आज कितने इंस्टीट्यूशन जो बने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहे हैं। इसलिए मैं सर आखिर में कुछ पॉइंट्स आपके सामने छोड़कर जाना चाहता हूं। एक दो रेफरेंस। जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो रहा था, प्रेम्बल इसका, तो इस पर डिबेट हुई कि इसका पहला शब्द क्या होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि उसका शब्द शुरू होना चाहिए भगवान के नाम से, दूसरे ने कहा कि किसी और देवी देवता के नाम से। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर वोटिंग कराई। फेवर में 48 वोट मिले, अगेंस्ट में 61 वोट मिले, और भारत का संविधान शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। यह सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब संविधान नहीं था तब क्या था? मैं, तुम, वह, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, जाति के नाम पर श्रेष्ठ अछूत। और जब संविधान आया तो इसने एक सपना देखा था कि हम बनेंगे। हम का मतलब क्या है? हम सब एक होंगे। क्या सब 75 साल बाद अब फिर से हमको मैं तुम वह में नहीं बांटा जा रहा? जिस घर में आप पैदा हो गए, अगर गरीब, कमजोर, मजलूम, वंचित घर में पैदा हो गए तो आपका बच्चा अब 5 लाख रुपए की फीस देकर आईएएस की तैयारी अगर नहीं कर सकता तो वह आईएएस नहीं बनेगा। हमारे सर बैठे हुए हैं, कोचिंग के भरोसे अब हो गया है। अगर एक्सेप्शनल केस है कि कोई अपनी मेरिट पर बन जाए, कोई अगर आईआईटी में जाना चाहता है तो बताइए फीस कितनी है, मेडिकल की फीस कितनी है, कितने % हमारी पॉपुलेशन वहां जा पाएगी, और रूल कौन करता है, देश कौन चलाता है? प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोमिनेंट लोग। क्योंकि वो सोसाइटी को बाकी समाज, सर हम जब यहां बैठे हैं तो हमारी सोसाइटी के बाकी लोग, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है, कोई मिल में मजदूरी कर रहा है, ताकि उसके घर शाम का चूल्हा जल जाए। उसको ये सोचने का फर्क नहीं है, समय नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया और कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में कैसे है। ये हमारी जिम्मेदारी, जिसका पेट भरा है, जिसके शरीर पर अच्छे कपड़े संविधान ने दिए हैं। हमने शिक्षा संविधान के रास्ते से पाई, और इसलिए मैं एक बात कह के जा रहा हूं कि संविधान अगर खतरे में है तो उसे बचाना उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले है जिन्होंने उसका सबसे ज्यादा लाभ लिया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं संविधान में है क्या। हजारों साल पहले, ये लास्ट कंक्लूजन मैं ड्रॉ करना चाहता हूं और यंगस्टर्स के सामने, और जितने कम उम्र के बच्चे हैं जो 12th या उसके ऊपर ग्रेजुएशन में होंगे, मेरी कोई भी बात आपको दिल पे नहीं लेनी है, क्योंकि पहली बात आपको अपने करियर के दिल पर लेनी है। आपको अभी क्रांति नहीं करना है, वरना करियर अगर नहीं बचा तो समाज अभी बदलने वाला तुरंत तो नहीं है। लेकिन समझदारी के लिए बस ये बातें आपसे हम साझा कर रहे हैं। बचाना उस पीढ़ी को है जो आगे खड़ी है, और इस पीढ़ी को बचाने के लिए, हमारी पीढ़ी को बचाने के लिए, मैं भी जब पढ़ता था तो मैंने कोई पॉलिटिक्स, आज तक मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, और मैं विवादित इतना हूं कि जहां जाता हूं परमिशन कैंसिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि सच बोलना है, और सच कहना आज के वक्त में मंजूर नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं कि संविधान का मतलब क्या है। आज से हजारों साल पहले इस धरती पर तथागत बुद्ध थे, और बुद्ध को पहली रोशनी में इसलिए मानता हूं क्योंकि वो ज्ञान, प्रज्ञा और करुणा की बात करते थे, लॉजिक की बात करते थे। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, लॉजिक था।
बुद्ध से पूछा किसी ने कि आपका सबसे बड़ा पैगाम क्या होगा, तथागत बुद्ध ने कहा किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कहते हो तो सच मत मान लेना, किसी बहुत बड़े लोग कहते हो तो भी सच मत मान लेना, जो तुम्हें सच लगे वो उसे सच मानना। अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। वो तथागत बुद्ध इस संविधान में शामिल है। इस देश में जब संतों का आंदोलन हुआ, संत कबीर पैदा हुए, संत रविदास पैदा हुए, जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। उस रविदास का आंदोलन और विचार इस संविधान में शामिल है। कोई छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास पैदा हुआ और उसने लिखा कि मनखे एक समाना, तो वो विचार इस संविधान में शामिल है। किसी सुदूर दक्षिण के केरल में कोई नारायण गुरु पैदा हुआ, कोई रामास्वामी नायकर पेरियार पैदा हुआ, कोई अयंकाली आया जिस सड़क पर अछूतों को चलने का अधिकार नहीं था, उस पर बैलगाड़ी से चढ़ करके घंटी बजाते हुए दौड़ गया कि ये जाति पात इंसान को बांटती है, ये बुरा है, इसको खत्म करो। उस अयंकाली का विचार इस संविधान में शामिल है। कोई और आगे बढ़ा तो कोई झारखंड का बिरसा मुंडा पैदा हुआ और उसने कहा कि ये जल जंगल जमीन हमारी है, हम इस देश के मूल निवासी हैं और आप खनिज लूट रहे हो हमारा और हमको कंगाल कर रहे हो। उस बिरसा मुंडा की आत्मा आज भी अगर है कहीं तो वो भारत के संविधान में शामिल है। जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में खड़े होकर एक स्पीच देते हैं और कहते हैं कि हम सेंधो घाटी सभ्यता के वारिस हैं, हमें आप लोकतंत्र सिखाइए मत, हमसे लोकतंत्र सीखना है। वो जयपाल सिंह मुंडा इस संविधान में शामिल है। संत गाडगे कपड़ा पहनते थे, जो यंगस्टर्स हैं आप जाके गूगल करके पढ़ना, वो जो कपड़ा पहनते थे, हमारे कपड़े में सिलाई नहीं है ना, आज कोई फटा कपड़ा पहन करके और चकत्ती लगा के आ जाए तो आप कहेंगे कि अरे ये कहाँ से आ गया। शॉपिंग मॉल में घुस नहीं सकता सर, अगर उसका कपड़ा खराब हो तो चौकीदार अंदर घुसने नहीं देगा। एक नई वर्ण व्यवस्था उधर भी बन रही है, आपको समझ में आ रहा होगा। संत गाडगे से पूछा गया कि आप ये चिथड़ा कपड़ा क्यों पहनते हैं, तो संत गाडगे कहते थे कि मेरा समाज ऐसे ही तो बंटा हुआ है, मैं सबको जोड़कर एक बनाना चाहता हूं, इसलिए ऐसा कपड़ा पहनता हूं। उस संत गाडगे की आत्मा इसमें शामिल है। संविधान संत गाडगे के सपनों का एक दस्तावेज है। संविधान छत्रपति शाहू जी महाराज के उस अधूरे सपने का एक मुकम्मल दस्तावेज है कि जब उन्होंने 1901 में जनगणना कराई अपने दरबार में, तो ये पाया कि 75 उच्च पदों में से 68 पदों पर वो लोग काबिज है जिनकी आबादी इस देश में 3% है और जिनकी आबादी 90% है, वो उनके दरबार में है ही नहीं। तो उन्होंने पहली बार रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया छत्रपति शाहू जी महाराज ने। और आज जाति जनगणना की बात करिए तो जाति जनगणना नहीं होगी, कोई धर्म के नाम पर यात्रा निकालेंगे, लेकिन जातियां जिसमें समाज बटा हुआ है उसको खत्म करने के लिए कोई अंबेडकर ही पैदा होगा, तब लिखेगा एनिलेशन ऑफ कास्ट, जाति खत्म करो तभी भारत का विकास हो सकता है। इसलिए संविधान में साहू जी की विचार, फूले का विचार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना आज भी सांस ले रहा है। आखिरी कुछ वक्त हमारे पास बचे हैं, वरना अगर हम संविधान को महफूज नहीं कर पाए, और याद रखिएगा संविधान, मैं आज़ादी के 75 साल के पूरे होने पर कहता हूं, फक्र के साथ कहता हूं, इतना शानदार संविधान किसी और देश के पास नहीं है। इस संविधान ने सबको बराबर का हक दिया, इस संविधान ने इंसान को इंसान से जोड़ा है। इसलिए ये इतना ताकत जरूर रखता है कि कोई कह दे कि हमें इसे बदलना है, बदल नहीं पाएंगे। आप दूसरा संविधान तो लिख सकते हो, दूसरा अंबेडकर कहां से लाओगे जो लोगों को जोड़ करके इतना अच्छा संविधान दे पाता है। इसलिए लॉजिक खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खतरे में है, न कोई धर्म खतरे में है, न कुछ भी इस तरह का खतरे में है। बंटवारा हो रहा है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिम्मेदारी होते हैं। जिस समय समाज पेट की आग बिटाने के लिए मजदूरी कर रहा हो, उस अपने समाज ने थोड़ा सा पढ़ा करके किसी को आईएएस बनाया, किसी को प्रोफेसर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, तो डॉक्टर अंबेडकर को भी कहना पड़ा 1956 में कि हमारे पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया। Am I right or wrong? लेकिन मैं दूसरा भी इसमें जोड़ता हूं कि नहीं,
पढ़े लिखे लोग, कुछ समझदार भी थे। आज यहाँ ये सारे वही अंबेडकर को मानने वाले, संविधान को मानने वाले यहाँ इकट्ठा हैं और अपने सोसाइटी में जो अच्छा रिसर्च कर रहा है उसको बुलाकर उसे प्रमोट कर रहे हैं, उसको सम्मान दे रहे हैं। आपने मुझे भी सम्मान दिया और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं पूरी आयोजन समिति का। कबीर ज्ञान रत्न सम्मान मेरे लिए जितना गर्व का विषय है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी का विषय है कि जब तक हमारे बोलने की ताकत बची रहेगी तब तक भारत के संविधान और संत कबीर के विचारों पर अपनी बात कहते रहेंगे। इसके लिए जो भी जोखिम उठाना होगा वो जोखिम उठाते रहेंगे। इसके लिए मैं जिम्मेदारी महसूस करके लेके जा रहा हूं और इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इतना मजबूत है कि उसे बदलने का अब कोई घोषणा नहीं होगी, याद रखिएगा, लेकिन भीतर के पन्ने खोखले कर दिए जाएंगे। कभी कोई ईवीएम मशीन के नाम पर, तो कभी किसी इंस्टीट्यूशन के पॉलिटिकल यूज मिसयूज के नाम पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन भीतर से कमजोर हो जाएगा। आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नागपुर का एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का आदमी जाकर के टॉप की कुर्सी पर बैठेगा और कहेगा इस वाइस चांसलर को मैंने बनाया है, जो कहूंगा वो प्रोग्राम होगा, और आप चुपचाप वहां बैठे रहेंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे लोग पावर में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पावर को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा था और 75 साल पूरा होते पावर फिर से सेंट्रलाइज हो गया है। यह बात सबसे बड़ी चुनौती है और मुट्ठी भर लोगों के हाथ में फिर से पावर चली गई है। अगले कुछ वक्त और बचे हैं उसे बचाने के लिए, और बचाने के लिए केवल यही कहना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। केवल कहना यह है कि जितने एजुकेटेड कम्युनिटी है, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, हम सब राजनीति नहीं कर सकते लेकिन अपने गांव मोहल्ले में जा सकते हैं। एक आखिरी किस्सा सुना दूं सर, मेरा वक्त हालांकि पूरा हो गया है। डॉक्टर अंबेडकर से एक बार एक ब्यूरोक्रेट जो नया नया आईएएस बना था वो मिलने गया। उसने कहा कि बाबा साहब, मैं आईएएस बना हूं, उसी अछूत बिरादरी से हूं जिससे आप आते हैं, मैं आपको बहुत बड़ी क्रेडिट है आपको मुझे आईएएस बनाने में, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर रहा हूं। मैं मदद करने के लिए आया हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने उससे कहा कि आप हमारी क्या मदद करेंगे, आप एक मदद हमारी कर दीजिए, आप अपने गांव जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं साहब, गांव तो बहुत पिछड़ा है, वहां जाने का रास्ता नहीं है, गरीब है, कमजोर हैं। अब तो हमारा क्लास बदल गया ना, हमारा एक अच्छे जगह पे बंगला है, अब गांव छूट गया। डॉक्टर अंबेडकर ने उससे जो कहा था, ये मेरा पैगाम अपने लिए भी और आपके लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इस महीने में 2 बार जो सरकारी गाड़ी बत्ती वाली मिली है उसमें बैठकर, अपना सरकारी कपड़ा पहनकर, पूरे लाव लश्कर के साथ अपने गांव जाया करना, गांव घूम करके चले आना, ताकि तुम्हारे लोग जो गरीब हैं, भूखमरी में जी रहे हैं, उनको आत्मविश्वास मिले कि उनके बीच से भी कोई आईएएस बन के देश चला सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश उन पढ़े लिखे लोगों से है, हमारे पीढ़ी के लोगों से है कि हम अपने गांव को छोड़ दिया तो सेमिनार और लेबोरेटरी तब तक महफूज है जब तक बाहर आग नहीं लगी है। अगर बाहर आग लगी तो मेरे कैंपस भी उससे लपेटने में आएंगे, वो आग हमारे क्लासरूम में आएगी, हमें क्लासरूम में बोलने पर भी सेंसर किया जाएगा, कबीर पढ़ने पर भी सेंसर होगा, और आपके सिलेबस में नागपुर यूनिवर्सिटी ने जो ज्योतिष भेजा है वही ज्योतिष इस देश का सबसे बड़ा एकेडमिक डिस्कोर्स बन जाएगा। इसी खतरे से आगाह करते हुए हम ये चाहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विचार पढ़ाया जाए, लॉजिक पढ़ाया जाए, और धर्म का काम पुजारियों को छोड़ दिया जाए। कॉलेज और कैंपस में प्रोफेसर को प्रोफेसरी करने दिया जाए, आईएएस को देश चलाने दिया जाए, और नेताओं से कहा जाए कि अपना काम करिए। धर्म को बीच में ला करके आपका सबसे बुनियादी उसूल जो संविधान है उसको खत्म किया जा रहा है। संविधान के 75 साल पूरे होने पर सेमिनार रखा, आपने मुझे आमंत्रित किया, आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और ये कह के जा रहा हूं कि जितना फक्र और नाज है इस संविधान पर, वो खतरे में है तो उससे ज्यादा जिम्मेदारी भी है उसे बचा सकें। जंगल में आग लगा, चिड़िया चोंच के एक बूंद पानी से आग बुझा रही थी, बाकी चिड़िया हंस रही थी कि इतनी बड़ी आग तुम्हारी चोंच के एक बूंद पानी से बुझेगी। उस चिड़िया ने जो कहा वो मेरा आखिरी वाक्य है। उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। थैंक यू सो मच।